हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी क्लास 9 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन बुक है, इससे मैं लाइन बाय लाइन इसे कवर करूँगी। सो स्टार्ट करती हूँ। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड amongst the scientific community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean. Hot springs are example of such environments. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में, मतलब कि जहाँ पे साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च करते हैं तो उन लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि उन लोग का मान्यता है या फिर वो लोग मानते हैं ऐसा कि लाइफ जो है स्टार्ट हुआ है वाटर में। ठीक है, कुछ रिसर्चर ये भी बिलीव करते हैं कि लाइफ एक छोटा सा वाटर पूल में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते गया, गर्मी सर्दी, और ओवर टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आए और हम लोग का लाइफ इस प्रकार हुआ। रेदर देन इन द ओशन, मतलब कि वो लोग सोचते हैं छोटे पूल में स्टार्ट हुआ है, छोटे वाटर पूल में, रेदर देन ओशन में ना होके छोटे वाटर पूल में स्टार्ट हुआ है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। ऐसे इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? हॉट स्प्रिंग क्या होता है? गर्म पानी का फव्वारा जहाँ पे होता है। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट। हमारे इंडिया में हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना हाई होता है कि समझो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस उतना समझो गर्म रहता है। तो वो सब एरिया में कौन अडेप्ट कर पाते हैं? बैक्टीरिया अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? हाई टेम्परेचर। ठीक है, इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी क्लाइमेट, मतलब कि ठंडे टाइम में विंटर सीजन में भी वो इतना गर्म रहते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग वगैरह। दिस एनवायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्थ अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हॉट हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स विच आर यूनिसेलुलर। ये ऐसा इन्वायरमेंट पाया जाता था, देखा जाता था 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, जब अर्ली अर्थ था, मतलब कि जब अर्थ स्टार्टिंग हुआ था, अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुआ था, फिर अर्थ का स्टार्टिंग फेज में द ऑर्गेनिज्म जो इस हॉट स्प्रिंग में रहते थे वो कौन थे? मोस्टली जिससे हीट पसंद है, जो हीट में अडेप्ट कर पाएंगे वही ना रहेंगे। तो उस टाइप को हम लोग क्या कहते थे? उस ऑर्गेनिज्म को थर्मोफाइल्स कहते थे, मतलब कि पूरे ग्रुप को ही एक नाम डिनोट कर दिया। कैसे? ठीक है, विच आर यूनिसेलर, जो कि क्या हुआ करते थे? यूनिसेलर, एक ही सेल से बने होते थे। साइंटिस्ट फ्रॉम बिरला सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओसाइंसेस Lucknow studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. This deposit may have protected early organic molecule from harmful radiation. ठीक है, इसमें बोल रहा है साइंटिस्ट जो बिरला सहनी इंस्टीट्यूट के थे, जो कि साइंटिस्ट फ्रॉम बिरला सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलो साइंस, वहाँ से जो साइंटिस्ट जो थे तो उन्होंने स्टडी किया, इसके बारे में पढ़ा, और उन्होंने पाया कि कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है? चूना वगैरह में होता है, मार्बल में होता है। तो वो सब उन्होंने पाया कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके चारों तरफ बनते रहता है ऐसे सारे हॉट स्प्रिंग में। दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell. अब बोल रहा है ये जो डिपॉजिट रहता था तो वो प्रोटेक्ट करता था अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, मतलब ये हार्मफुल रेडिएशन सब नहीं आए। ठीक है, और एक्सट्रीम कंडीशन को वो मेंटेन कर पाता था। दे मे ऑल्सो हेल्प, ये भी मदद करता था फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह वो काम करता था, जो कि वहाँ पे सर्वाइव करते थे, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता था कैल्शियम कार्बोनेट। द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, और ये बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, जो कि एक सेल्स का बैरियर, जैसे सेल का भी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सब रहता है ना, वैसा ही कह रहा है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट करता था वैसा ही। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट,
सेल जो है वो बहुत ही छोटा बेसिक लेवल है, मतलब एकदम छोटा लेवल। कोई भी चीज़ जैसे ईट पे रख के पूरा घर बनता है तो वही सेल हुआ, सेल मिला के पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो बेसिक लेवल हुआ एट जिस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, जो कि एक सेल से बना हुआ है, वाइल अदर दूसरे प्लांट्स हो गए, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। और हमारे नेकेड आई से वो विजिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। A group of cells, similar cell performing similar function form tissues. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form an organ system, such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन साथ में काम करते हैं, मतलब कि ये लोग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता है। सच एज नेसल पोर, नेसल कैविटी, जैसे नाक का जो पोर रहता है, नेसल नाक से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, नेसल कैविटी होता है, ट्राकिया होता है, विंड पाइप, ठीक है, लंग्स होता है, ये सब क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, दैट इज जिससे सांस लेते हो तो उसका एक आपका लेब, इसके बाद होता है ना, जैसे आप गुफा में घुस रहे हो, इसके बाद ये, तो वैसे ही ये सब मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। इवन when cells are organized into tissues, organs and organ systems, the cell remains the fundamental unit of structure and the function in all living organism. Even वो cells organized tissue में है, organ या organ system में है, सेल अपना फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है, रहता है उसमें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म हो। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, कुछ में ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप है, किसी में नहीं है वेल डेवलप, फिर भी वो बेसिक सेल को वो मेंटेन करते हैं कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लाइफ की, ठीक है। बोलते हैं ना फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, वही है। This make us wonder how such tiny cells perform so different activities. What are the different components of cell? How do cells in our body communicate with each other? Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore the answer to this question as we enter the fascinating world of cells. अब देखो इसमें बोल रहा है, यही हमें वंडर करता है, मतलब कि हमें सोचने को मजबूर करता है कि कैसे इतना छोटे छोटे सेल इतना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का कौन कौन सा डिफरेंट कंपोनेंट होता है। हाउ कैसे सेल बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, कैसे सेल हम हमेशा के लिए रहते हैं, क्या वो मर जाते हैं, अब तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या सेल हमेशा के लिए रहते हैं या फिर वो मर जाते हैं तो डिके हो जाते हैं, जैसे लाइजोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपके मन में क्वेरी जनरेट किया जा रहा है ताकि आप इंटरेस्ट डेवलप करो इन दिस क्वेश्चंस। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। इस चैप्टर में हम लोग ये सब आंसर को एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये सब का आंसर क्या होगा। अब ये सब क्या है, अनएडेड आई। अब आपको बता रहे हैं, ये देखो सेल का आपको बता रहा है कि कितना छोटा हो सकता है, 1 किलोमीटर इतना दूर हो रहा है, ठीक है। अब 100 मीटर देखो नीम ट्री को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। फिर एक ह्यूमन हाइट दर्शाया जा रहा है, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टार्ड दर्शाया जा रहा है, फिर चिकन एग को दर्शाया जा रहा है, फिर 1 सेंटीमीटर इतना छोटा हुआ, 1 मिलीमीटर इतना छोटा हुआ, मतलब आपको बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर अगर इतना बड़ा है और 100 मीटर से छोटा ट्री हो सकता है, रॉकेट कितना बड़ा हो सकता है, नीम ट्री है, ठीक है, ह्यूमन हाइट कितना बड़ा हो सकता है, उसके कंपेयर में कुछ सेल को दिखा रहा है। उसके बाद फिश एग है, फिर एमीबा है, फिर उसके बाद फिश एग कितना छोटा होता है, मछली का अंडा रहता है उससे भी छोटा एमीबा होता है, उससे भी छोटा सेल्स होता है, माइक्रोमीटर में है, ये देखो 100 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है। फिर उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब और छोटा होता है, वायरस और छोटा होता है, और भी छोटा, प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, सबसे छोटा क्या हो गया, एटम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ टू स्टडी सेल्स, सेल्स को कैसे पढ़ें।
What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? Image to tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, this comes to a point at which they can no longer be seen as separate. When viewed from 25 centimeters, the near point of a human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen or distinct, otherwise they appear as single point. This is called limit resolution of the human eye, which is 0.1 mm. देखो बोल रहा है, अगर 2 पॉइंट को अगर आप बगल बगल रखे और बहुत दूर से देखोगे तो आपको एक ही पॉइंट विजिबल होगा, ठीक है। और उसको सामने से देखोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ 2 है, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई का, ठीक है। अ सेल यूजुअली बहुत छोटा होता है, जो कि अनएडेड आई से हमें नहीं दिख पाता है, ठीक है। मतलब कि अपना बिना माइक्रोस्कोप का यूज किए नहीं देख पाते। दिस रेजर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ये राइज करता है कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो आप लोग सोचोगे तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं तो वो कैसे सेल के बारे में पढ़ लेते हैं जब वो दिखता ही नहीं है। तो बहुत छोटा होता है हमारे आँख के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं, जो कि लेंस के थ्रू हम लोग किसमें, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में लगा रहता है ना लेंस से सब। तो यू हैव लर्न अबाउट कन्वेक्स लेंस, आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है क्लास 8, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस और अ कम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर कन्वेक्स लेंस लगा दो या फिर बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन से भी आप उसकी बना सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेंस होता है, और एक आईपीस होता है। आँख के पास जो रहता है ना लेंस, तो आईपीस कहलाता है। और वो यूज होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा दिखे। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल डेजिनेटेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप को यूज किया था 1665 में। कैपेबल ऑफ 200 to 300x, मतलब कि 200 से 300 गुना मैग्नीफिकेशन हो सकता है। सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो गया होगा। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्ड, उसने जब कॉर्ड होता है ना पेड़ के छाले को एनालाइज कर रहा था और देखने के लिए, तो उन्होंने यूज़ किया था खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम देम सेल्स। उन्होंने उसको क्या ऑब्जर्व किया, एक बॉक्स की तरह, डिब्बे की तरह, कंपार्टमेंट जैसे ट्रेन वगैरह में होते हैं, और उसे नेम्ड एज सेल, और उसको नाम दिया सेल्स। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। वो इसमें क्या बोल रहा है, स्कूल लेबोरेटरीज में लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ताकि अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाए, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब होता है कि जिसका रेजोल्यूशन उतना नहीं है, 10x 40x इस सब टाइप से, ताकि हम लोग अच्छा मैग्नीफिकेशन देख पाए। देखो यहाँ पे ना आई पीस है यहाँ पे, ठीक है। ये नोब है, इसको घुमा घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो। बॉडी ट्यूब है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पे जो आप कुछ भी रखोगे, लाइक पत्ता का आपका सेल देखना है, पत्ता रखोगे ना इस पर स्टेज पर, तो उसके बाद आप देखोगे उसे जूम करके। मिरर है, उसके जूम करने का। बेस है ये इसका इधर का एडजस्टमेंट है। फाइन मतलब एकदम छोटा बारीकी से फाइन एडजस्टमेंट या हैंडल है, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियर ही हो जाएगा, एकदम अच्छा से लग रहा है कि सामने में ही रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप को देखो समझो स्कूल लेबोरेटरी में, ताकि फाइन स्ट्रक्चर को देखने में मदद करता है। अंडर द माइक्रोस्कोप आप क्या पाओगे कि मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखेगा। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज, क्या आप इसके एक्चुअल साइज को एस्टिमेट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हुआ, आपसे कर रहे हैं ऑथर, ठीक है। कहाँ थे, जल्दी से आ जाते हैं। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल, अब खुद ही बता दिया, चलो अपना साइज को एस्टिमेट करते हैं। एक ट्रांसपेरेंट रूलर लो जिसमें मिलीमीटर मार्किंग भी हो, ठीक है। सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर भी रहता है। प्लेस द रूलर, इसको रखना है स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, वहाँ पे रखना है। फोकस करना है एडजस्टमेंट पे नोब का, और ऑब्जर्व करना है कितना उसका डायमीटर है। कोई भी चीज़ का सर्कुलर फील्ड व्यू हो, कितना ज़्यादा वो व्यू दे रहा है। सर्कुलर मतलब कि कोई भी चीज़ आप रखोगे, बॉल को बीच में रखोगे तो चारों तरफ रोशनी फैलाएगा ना, वही डैट इज सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू। आप आई पीस से देख रहे हो, उसको मेज़र करो मिलीमीटर में, उसको आपको डायमीटर मेज़र करना है। डायमीटर समझ रहे हो, सर्कल का डायमीटर, और वो में, और 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके फिर कन्वर्ट कर दो से माइक्रोमीटर में। सपोज डायमीटर, जैसे मान के चलो डायमीटर 5 है, तो वो क्या हो गया, 500 माइक्रोमीटर हो गया। और रूलर हटा दो, आप अनियन का पील मतलब अनियन का छिलका रखो स्लाइड पे,
ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप के, ठीक है। स्लाइड मतलब होता है वो शीशा का रहता है, उसी के ऊपर रखते हैं, ठीक है। वाइट कलर का शीशा का रहता है। फोकस ऑन द स्लाइड, उस पर साइड पर फोकस करो और काउंट करो कितना सेल्स है प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर, डायमीटर में कितना सेल्स है एक स्ट्रेट लाइन पे, और आप एस्टिमेट कर पाओगे कि क्या है रियल साइज, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 100 माइक्रोमीटर होता है। तो ये आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑफ द अनियन पील का डायमीटर ऑफ द विजिबल, कितना डायमीटर आपको विजिबल है, नंबर ऑफ सेल, तो आपको मिल जाएगा कि एस्टिमेटेड साइज कितना है, ठीक है। मतलब कि डायमीटर नाप लो कितना सेल्स है तो एस्टिमेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया आपको। अब आगे क्या है, यू कैन सी ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द कोकोकैशिया लीफ ऑब्जर्व अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको कोकोसिया लीफ को एग्जामिन किया जा रहा है। तो कितना छोटा है इसको, तो 1 का डायमीटर नापो कितना टोटल है, कर लो, उसको डिवाइड कर दो तो आपका एस्टिमेटेड मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स अलॉन्ग द डायमीटर, डायमीटर में कितना सेल्स है, ठीक है। और ऊपर क्या था, ऊपर था आपका डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन का आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ आई होगी वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।